नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ आवर करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन. फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीसीबी करियर्स एंड कोर्सेस. अलग अलग करियर्स एंड कोर्सेस जो एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट कर सकता है. इस पूरे सेशन को हमने सिस्टमैटिकली डिवाइड किया है इनटू मेडिकल कोर्सेस, पैरामेडिकल कोर्सेस, फार्मेसी कोर्सेस एंड बीएससी कोर्सेस. करियर गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी जहां मैंने आपको यह बताया था कि आपको करियर सिलेक्ट कैसे करना है, कौन से पॉइंट्स के आधार पे आप सही डिसीजन लेके लाइफ में सेटल हो सकते हो और कौन से पॉइंट्स के आधार पे आप गलत डिसीजन लेके अपने करियर में उलझ जाओगे. सो आप मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखिए. जिन्होंने वो वीडियो देखी है तो इस वाले वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है. अब इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे बहुत सारे सवालों के बारे में. नंबर 1, सर मुझे डॉक्टर बनना है तो कैसे बना जाए? सर मुझे एमबीबीएस करना है, सर मुझे सर्जन बनना है, सर मुझे स्किन स्पेशलिस्ट बनना है, सर मुझे हार्ट का सर्जन बनना है, ब्रेन का सर्जन बनना है. सर गायनेकोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं? जो बच्चों की डिलीवरी करवाता है उस डॉक्टर की पढ़ाई कैसे की जाती है? सर डॉक्टर बनने के लिए बड़ा पैसा लगता है, मेरे पापा मुझे डॉक्टरी नहीं करवाएंगे. सर डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बन सकता है. सर ये आयुर्वेदा क्या होता है? सर मेरे गली में एक यूनानी डॉक्टर है, वो क्या होता है? सर मेरे पीछे की बिल्डिंग में एक सिद्धा मेडिसिन का डॉक्टर है, वो क्या होता है? सर ये नेचुरोपैथी क्या होती है? सर ये कोरोना के टाइम पे होम्योपैथी के बारे में सुना. होम्योपैथी क्या होता है, कैसे करना होता है, उसमें क्या स्कोप है, कितनी फीस लगेगी? सर ये अलग अलग किस्म के जो डॉक्टर होते हैं उसके कॉलेजेस कौन से हैं, मुझे कितने मार्क्स लाना है, कितनी उसकी फीस होगी? सर फार्मेसी करके मैं अपना मेडिकल स्टोर ओपन करूं कि मैं रिसर्च लाइन में जाऊं? सर ये फूड इंस्पेक्टर क्या होता है? सर एक पेशेंट का डायलिसिस कराया था तो वहां कुछ टेक्नीशियंस अवेलेबल थे, तो ये डायलिसिस टेक्नीशियन कैसे बनते हैं? सर मुझे ऑपरेशन थिएटर में अगर काम करना है तो कैसे करूं? सर मुझे नर्स बनना है तो कैसे नर्स बनूं? सर मुझे फूड इंस्पेक्टर बनना है, सर मुझे फॉरेंसिक साइंस करना है. जी हां बच्चों, ये तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वाले सेशन में बहुत ही सिस्टमैटिकली एक एक करके दे दूंगा. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को अंत तक देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए जिनको मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी या हॉस्पिटल लाइन में बीएससी कोर्सेज करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सिस्टमैटिक जवाब दिया जाएगा इस पूरे के पूरे सेशन में. ठीक है. अब इसमें बहुत सारी बातें हैं. डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा लगता है ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है. एक एक करके हम इसको आंसर करेंगे. शुरू करते हैं एकदम बेसिक से. नाउ सबसे पहला सवाल है, सर अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे कौन सी एग्जाम देनी होगी? सो डॉक्टर बनने के लिए आपको देना होगा नीट एग्जाम, दैट इज नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट. अभी फिलहाल इतना याद रखो, नीट एग्जाम. अब नीट एग्जाम देने के लिए सर मुझे कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी? सो नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. अब अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आप मेडिकल कोर्सेज में जा सकते हो, यानी आप एमबीबीएस, बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये सब कोर्सेज में मेन स्ट्रीम में जा सकते हो, मेन मेडिकल फील्ड में जा सकते हो. बट अगर आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के आधार पे आप सिर्फ फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हो. आप एमबीबीएस, डेंटिस्ट, आयुर्वेदा, होम्योपैथी नहीं कर सकते हो. इसलिए एक बात यहां पर क्लियरली याद रख लो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है अगर आपको डॉक्टर बनना है तो. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पढ़ के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला के आप ज्यादा से ज्यादा फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो. आगे, सर नीट का पोर्शन क्या होगा? So the portion for NEET is full 11th and 12th standard combined. You will have to study full 11th and 12th standard syllabus for NEET exam. यानी 11वीं की भी पूरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको आनी चाहिए. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की
11वीं की पूरी टेक्स्ट बुक आनी चाहिए और 12वीं की पूरी टेक्स्ट बुक आपको आनी चाहिए। अब यूजुअल प्रॉब्लम्स क्या होता है वो देखो। नॉर्मली कैसा होता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, 11वीं है ना इतना ध्यान नहीं देते और 12वीं में अच्छे से पढ़ाई करते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये एक मेंटालिटी जो होती है ना, जो बोलते हैं कि अभी अभी 10th स्टैंडर्ड दिया है, अभी अभी 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स खत्म हुए, रिजल्ट आया है, तो चलो 11वीं में आराम कर लेते हैं, मजा मार लेते हैं और 12वीं में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नीट का सिलेबस क्या बोलता है, आपको 11वीं 12वीं दोनों भी पूरी तरह से आना चाहिए, इक्वली वेल आना चाहिए आपको। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो 11वीं 12वीं के कनेक्टेड होते हैं। जैसे बायोलॉजी में अगर हम बात करें, सो रेस्पिरेशन करके एक चैप्टर है जो 11th में भी है और रेस्पिरेशन करके एक चैप्टर है जो 12th में भी है। ये दोनों चैप्टर कनेक्टेड है। अगर आपने 11वीं पढ़ा नहीं है तो आपको 12वीं का समझेगा नहीं, रैदर रिवर्स भी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, 11वीं में स्टार्टिंग में बहुत सीरियस होते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, पर 12वीं में जाके उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है और 12वीं को निग्लेक्ट कर लेते हैं वो। सो अगर आपने 11वीं पढ़ा है और 12वीं नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सिलेबस क्या कहता है, 11वीं 12वीं दोनों भी पूरा आएगा। फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर 11th में भी है, 12th में भी है। सो इसीलिए कैसा होता है ना, प्रोफेशनल टीचर्स जो होते हैं वो दोनों कंबाइन करके एक साथ नीट के हिसाब से ही पढ़ाते हैं। इसलिए 11वीं 12वीं दोनों आपको पढ़ना है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरा कैसा हो जाता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 11वीं का थोड़ा टुकड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन 11वीं में पढ़ लिया, फिर जब 12वीं में आएंगे वापस रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो मुसीबत हो जाती है। क्यों? क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ गैप बिटवीन द चैप्टर्स। सो अब 12वीं तक आते आते 11वीं का रेस्पिरेशन खा गए, भूल गए, मुसीबत हो जाएगी। ओके, इसलिए कैसा है ना, जो सारे चैप्टर्स कंबाइंड होते हैं, ओके, मेरे इस चैनल पे मैं बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स ओके कंबाइन करके बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैंने अपने प्लेलिस्ट में रखा है। सो आप उसको कभी भी रिफर कर सकते हैं। मेरे इंट्रोडक्शन के हिसाब से जो लोग बच्चे अगर मुझे जानते नहीं है, सो लेट मी टेल यू, माय नेम इज डॉक्टर वैभव अवस्थी। Okay, as an academical performer, if I talk about, I was ranker of my school in 10th standard with 91%. Then I was a ranker of my 12th standard with 93%. Then for 5.5 years I have done my graduation in medicine and graduation in surgery. Bachelor's degree की है, जहाँ मैंने 4.5 years constantly university top किया है। उसके बाद मैंने मेरा डबल पीजी डिग्री किया है, डबल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है। वन इज इन सर्टिफिकेट इन इंटेंसिव केयर एंड सेकेंड इज इन इमरजेंसी मेडिसिन एंड सर्विसेज। आई हैव बीन टीचिंग यो बायो सिंस अराउंड 15 years and there are lot many students, Ayurvedic doctors, homeopathic doctors, physiotherapists, dentists that I have given to the society. My students have become my colleague. एक जमाने में मुझसे पूछते थे सर सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अब मुझे मैसेज करते सर मलेरिया का पेशेंट आया, ऐसे मैनेज किया है, आपने जो मेडिसिन बताया वो तरीका भी सही है सर, ये देखो ये नया तरीका आया। अब इस लेवल का इंटरेक्शन होता है। सो दैट इज जस्ट अमेजिंग व्हेन अ स्टूडेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कलीग। And lastly, I must tell you that I have been working in a surgical hospital since 7 years. At the same time, I run my private practice, my general practice. Okay, I have done my COVID duty last year also. I have done my COVID duty this year also. We have been treating and fighting COVID as a frontline warriors. So medical field बहुत ही ज़्यादा amazing है। Okay, इसमें क्या क्या किया जा सकता है ना, वो सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। आप सिर्फ एक एक बातों का प्रॉपर पालन करिएगा, कुछ भी लिखो मत, मैं आपको समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, सुनते जाओ ध्यान से। सो 11वीं 12वीं दोनों पे आपको इक्वली फोकस करना है। अब सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे? सो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज में होगा एक इंग्लिश और दूसरा बनेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैथ्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, मराठी, फ्रेंच, जर्मन और आईटी। अब इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं आपके कॉलेज के अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि नीट स्टूडेंट्स को है ना, दे शुड ड्रॉप मैथ्स एंड दे शुड टेक साइकोलॉजी। सर अगर मैं मैथ्स ड्रॉप कर दूंगा
तो मेरा फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारा सॉल्विंग क्वेश्चंस आता है, फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। करेक्ट। अब फिजिक्स के लिए, फॉर फिजिक्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू शुड नो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, you should know basics of log and anti-log, basics of derivatives and integration. Now इतने से मैथ्स के लिए क्यों ढेर सारा मैथ्स पढ़ना जो एक मेडिकल स्टूडेंट को काम में ही नहीं आने वाला है। आपको इतना ही मैथ्स पूछा जाएगा फिजिक्स में, सो वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नहीं तो फिर आजकल कैसा है ना कि YouTube इधर उधर से आप अल्टीमेटली सारे बेसिक लेक्चर्स तो फॉलो कर ही सकते हैं, या तो आपके लोकेलिटी में किसी से गाइडेंस ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज चैप्टर्स। अगर कुछ नहीं हुआ देन आई विल मेक इट अवेलेबल टू यू, यू जस्ट लेट मी नो, डोंट वरी अबाउट इट। बट द पॉइंट इज कि इतने से मैथ्स के लिए क्यों आप इतना सारा मैथ्स पढ़ोगे। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, तो आप मैथ्स जब ड्रॉप कर देते हो ना तो एक मेजर सब्जेक्ट हट जाता है, तो आपका काफी समय बच जाता है। उतना लेक्चर्स देखना, फिर उसका होमवर्क करना, सो वो सब आपका समय बच जाएगा। तो वो समय डेफिनेटली आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को दे सकते हो। सो आपके करियर के लिए जो जो सब्जेक्ट जरूरी है उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। सो ये एक याद रखना। सेकेंड, अब मैथ्स ड्रॉप करके साइकोलॉजी ही क्यों लेना है। साइकोलॉजी के अलावा और कोई सब्जेक्ट मत लेना, वही कॉलेज सिलेक्ट करना जिसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट का ऑप्शन है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं और आपने मैथ्स ले लिया है तो आप 12th स्टैंडर्ड में भी मैथ्स ड्रॉप कर सकते हो। 12th स्टैंडर्ड में वापस से जब कॉलेज का फॉर्म फिलिंग होता है ना तो 12th स्टैंडर्ड में भी आप मैथ्स ड्रॉप कर सकते हो, वो चॉइस अभी भी आपके पास है। साइकोलॉजी क्यों लेना है, क्योंकि साइकोलॉजी हैज अ स्मॉल सिलेबस, बहुत ही पतली सी 100 पेज की बुक है, इतनी सी बस। खाली उसमें 8 चैप्टर्स हैं जिसको 8 लेक्चर्स में फिनिश किया जा सकता है। वो 8 के 8 लेक्चर्स आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, साइकोलॉजी क्लास 12th टाइप करिए, आपको वो 8 के 8 लेक्चर दिख जाएंगे। 1 घंटे में 1 चैप्टर फिनिश। ये समझा? सॉरी। नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज इजी टू लर्न एंड राइट। मतलब उसमें क्या होगा, एंगर, गुस्सा क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट क्या होता है, कौन कितना होशियार है, ओके, पर्सनालिटी क्या होती है, ऐसे सारे क्वेश्चंस है जो आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अब स्कूल डेज में आप हिंदी मराठी तो लिखते ही आए हो, निबंध लेखन तो लिखते ही आए हो, खुद के मन की उपज में बड़ा बड़ा आंसर खींच के लिख देते हो, वैसे ही आपको इसमें भर देना होता है। और इसमें सबसे कमाल की बात ये होती है ना कि टेक्स्ट बुक को एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ लो, फिर ओन वर्ड्स में एग्जाम में जाके लिख देना होता है। साइकोलॉजी आप साल भर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। मेरे पास ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम के जस्ट 10 दिन पहले साइकोलॉजी का बुक खोला, मेरे सारे लेक्चर्स देखे और फिर भी उनको साइकोलॉजी में 100 में से 80 के ऊपर आया है। सो आप क्या कर सकते हो ना, साल भर अपना समय बचा सकते हो, नीट की तैयारी कर सकते हो। और जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाए तो उससे 10 दिन पहले या तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पहले आप बुक खोलो, ओके, आप सारे लेक्चर्स देख लो और उसके पीछे के टेक्सुअल क्वेश्चन एंड आंसर्स पूरा का पूरा तैयार कर लो। देखो आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट हंसते हंसते निकल जाएगा। साल भर मैथ्स का बोझा लेकर चलने से अच्छा है लास्ट में 1 शॉट में साइकोलॉजी उड़ा देना, और वो डेफिनेटली हो जाता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं आता है, जरा भी चिंता मत करेगा, विश्वास मानिए मेरी बात का। आगे, साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड ऑल्सो ना। पेशेंट का साइकोलॉजी समझेगा आपको, कौन दुख में कैसा बिहेव करेगा, ओके, कौन गुस्से में कैसा बिहेव करेगा, सो आपकी समझ भी बढ़ती है उससे। और सबसे कमाल की बात यह है कि साइकोलॉजी जो है ना 100 मार्क्स का उसका पेपर होता है। अब ये 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो आपको कॉलेज ही दे देगा, क्योंकि कॉलेज की जर्नल असाइनमेंट वो सब का ना 20 मार्क्स होता है, तो वो तो आपको हल हुआ है, वो तो मिलने ही वाला है। 80 मार्क्स जो है ना बेटा, 80 मार्क्स थियरी पेपर का होता है, और ये 80 मार्क्स में से भी 20 मार्क्स तो खाली ऑब्जेक्टिव्स का होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स में फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ब्रैकेट में 3 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक राइट सिलेक्ट करना होता है। ट्रू और फॉल्स पूछते हैं, मैच द कॉलम पूछते हैं, उसमें भी मोस्टली टेक्सुअल वाला ही आता है, टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं ना वो ही आते हैं। तो देखो ना, यहाँ पे आपको 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स का और 20 मार्क्स कॉलेज, यानी 40 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया, पास तो हो गए आप आराम से, राइट। और रहा बचा जो 60 मार्क्स है ना, उसके ब्रीफ आंसर्स आते हैं जो आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ये बात आई समझ में?
ओके, ओनली 8 चैप्टर्स। और जैसा कि मैं आपसे बोलता हूं, कोई भी चीज करने से पहले उसका स्वाद ले लो। मिठाई खरीदने जाते हो, मिठाई तुरंत नहीं खरीदते हो, पहले चख के देखते हो। वैसे साइकोलॉजी लेने से पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, 8 चैप्टर्स है, 8 में से कोई भी एक चैप्टर को एंड तक देखो पूरा, और फिर देखो आपको समझ में आती है कि नहीं। अगर आपको समझ में आती है, आप ड्रॉप कर दो मैथ्स को, आप साइकोलॉजी ले लो। ये बात आई समझ में? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। नाउ नेक्स्ट वर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज नीट एंट्रेंस एग्जाम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब नीट में है ना, सबसे पहली बात हमको ये याद रखना है कि नीट एग्जाम इज एन ऑफलाइन एग्जाम। नीट एग्जाम इज ऑफलाइन एग्जाम। ऑफलाइन एग्जाम का मतलब पेपर और पेन की मदद से आपको ये एग्जाम देनी है। आपको प्रॉपर हॉल टिकट मिलेगा, सेंटर में जाना है, वहां पे आपको आंसर शीट देंगे, 4 सर्कल होते हैं, ओके। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन बनेगा करोड़पति देखा है आपने? एक सवाल आता है, 4 ऑप्शन होते हैं, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं इसको। जो सही ऑप्शन है ना, वो आपको सर्कल करना होता है। सर्कल इस तरह से करो कि सर्कल है ना, ज्यादा भी उस ऑप्शन के बाहर ना हो जाए और ज्यादा भी अंदर ना रहे। यानी आपको इसमें टोटल समझो ऐसे 1 2 3 4 सर्कल दिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें लिखा होगा ऐसा ABCD। आपको लगता है फर्स्ट का आंसर C है, तो C को प्रॉपरली सर्कल कर दो। अब इसमें आपको यूं सर्कल के बाहर भी नहीं निकलना है और सर्कल को अधूरा भी नहीं छोड़ना है। आपको इसको प्रॉपरली सर्कल करना होगा बेटा, कंप्लीटली उसको फिलअप करना है। ओके, तो ही वो राइट माना जाएगा। अगर आप ज्यादा शेड करते हो या कम शेड करते हो तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर स्कैन होगा, ये पूरा कंप्यूटर के माध्यम से चेक होगा। ठीक है, तो ये एक याद रखना कि नीट एग्जाम जो है ना, वो ऑफलाइन एग्जाम है। पेपर और पेन की मदद से आपको वो एग्जाम देनी होगी। मे बी आने वाले टाइम में ये एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगी। आगे नीट एग्जाम में फिजिक्स में 45 MCQ पूछते हैं, केमिस्ट्री में 45 MCQ और बायोलॉजी में आता है 90 MCQ। एक क्वेश्चन का अगर आपने राइट आंसर दिया तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, बट अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आपको मिलेगा -1। यानी नीट में अगर आप देखोगे तो नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर एक आंसर आपका गलत हो गया तो उसका 4 मार्क्स तो नहीं मिलेगा बेटा, बट जितना मिला है ना उसमें से भी -1 हो जाएगा हर रॉन्ग आंसर के पीछे। इसलिए नीट एग्जाम में बेटर यह है कि आपको जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करो। कुछ भी उधर तुक्का मार के आने का, ब्लफ करके आने का ऐसा चलता नहीं है इसमें। ओके, सो अगर आप कुछ भी ब्लफ करोगे तो वो चक्कर में जितना मिला है उसमें से भी कम होते जाएगा। सो इससे बेटर है अगर कुछ नहीं आ रहा है ना, उसको मत अटेम्प्ट करो। ओके, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा फोकस करो। अब अगर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आया तो 4 मार्क्स है। सो इस हिसाब से फिजिक्स में 45 क्वेश्चन है। सो फिजिक्स कितने मार्क्स का हो जाएगा? फिजिक्स हो जाएगा टोटल 180 मार्क्स का। सेम केमिस्ट्री कितने मार्क्स का होगा? केमिस्ट्री होगा 180 मार्क्स का। अब बायोलॉजी में 90 MCQ है, हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क है, तो बायोलॉजी टोटल कितने मार्क्स का होगा? बायोलॉजी होगा टोटल 360 मार्क्स का। 180 हो गया 360, 360 प्लस 360 720। सो नीट टोटल होता है 720 मार्क्स का, और ये 720 मार्क्स में से आपको मिनिमम 600 प्लस तो लाना ही है, तब जाके आप MBBS के बारे में सोच सकते हो। 600 का टारगेट रखना। हालांकि 569, 570, 575 पे भी गांव के एरिया में इंटीरियर्स में एडमिशन होते हैं, बट स्टिल बेटर चॉइस अगर आपको अपने घर के नजदीक वाला मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज, कम फीस में घर के पास वाला कॉलेज चाहिए तो 600 का टारगेट लेके चलो। अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा डॉक्टर बनना है तो 600 का टारगेट लेके चलो। ओके, so that in less fees you will become an effective doctor. 600 out of 720, that is your target. इसको लॉक करो। मैं आने वाले सेशन में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। नेक्स्ट, अब नीट में कैसा होता है ना कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो होता है, ये 2 सब्जेक्ट दे आर मीडियम टू इजी। कुछ बच्चों को मीडियम लगता है, कुछ बच्चों को इजी लगता है।
बट फिजिक्स जो है ना जनरली सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। बट फिजिक्स के मामले में मैं आपको एक ओपिनियन देना चाहता हूं कि डोंट रन फ्रॉम योर डिफिकल्टी। लोग अक्सर नीट में क्या करते हैं ना, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मन लगा के पढ़ते रहते, सिर्फ वही पढ़ते रहते हैं। और क्योंकि उनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है ना, इसलिए वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर ही नहीं आ रहा है, रॉन्ग आंसर आ रहा है, ब्लॉक हो गया, अटक गए, तो बंद कर देते बुक और फिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, आपको यह सीखना चाहिए कि जो आपको आता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री आपको इजी लगता है, आपको इंटरेस्ट है, आपको आता है, तो उसको कम समय दो। रादर जो नहीं आता है ना उसको ज्यादा समय दो। एंड यू शुड मेक इट अ पॉइंट दैट योर वीकनेस, यू शुड नो योर वीकनेस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू योर स्ट्रेंथ सो दैट अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप इन योर लाइफ। आपको एमबीबीएस बनना है, याद रखो एमबीबीएस करना अगर इतना आसान होता ना तो हर कोई कर लेता। सो इसमें मुसीबतें तो आएंगी ही आएंगी, तो मुसीबतों से भागो मत। जो एस्केप कर जाते हैं ना, दे आर एस्केपिस्ट, एंड आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू बिकम एस्केपिस्ट। अगर आपको मुसीबत दिख रही है, आपको डर लग रहा है उस सब्जेक्ट से, सो बेटर फेस योर फियर एंड फाइट विथ इट। वो चैप्टर आपको टफ लगता है ना, ओके, 50 सम्स आपने सॉल्व किया, आपको टफ लगे ना, 500 सम्स करो उसके। अगली बार वो चैप्टर हैरान नहीं करना चाहिए। अलग अलग सॉल्यूशंस रिफर करो उसके, अलग अलग सोर्स बुक सॉल्व करो। फेस योर फियर एंड फाइट। अगर आपको डॉक्टर बनना है ना तो ये खूबी होना चाहिए आप में। मैं खुद एक जनरल प्रैक्टिशनर हूं, ओके। कोविड जैसा इतना बड़ा पैंडेमिक, इतना बड़ा महामारी जिसका प्रॉपर दवाई है ही नहीं, लोगों की जानें जा रही हैं, इतना ज्यादा डर वाला माहौल है, फिर भी हम डॉक्टर्स भागे क्या? नहीं भागे। हमने उसको फेस किया ना, यही तुम में क्वालिटी होनी चाहिए। तुम भी एक तरह से कहीं ना कहीं जूनियर लेवल के डॉक्टर हो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तुम भी तैयार हो रहे हो, तो पहले वो क्वालिटीज को अपनाओ। अडॉप्ट द कल्चर ऑफ अ डॉक्टर सो दैट इन फ्यूचर यू विल बिकम अ प्रोफेशनल डॉक्टर। भागो मत मुसीबत से। मैंने खुद ने कोविड ड्यूटी किया है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से। जब हमको रिक्वेस्ट लेटर आया था, आई वॉज लाइक यस, व्हाई नॉट, इट्स टाइम टू फेस द डिजीज, इट्स टाइम टू फाइट विद द डिजीज। डर लगता था कि मेरे परिवार वालों को मेरी वजह से कोविड ना हो जाए, किसी को एडमिट ना करना पड़े, मेरी डेथ ना हो जाए, फैमिली वालों की डेथ ना हो जाए। घर में एक छोटी सी बच्ची है, ओके, देयर आर लॉट मेनी वुमेन्स एंड माय एजेड पेरेंट्स आर देयर, बट एज अ डॉक्टर मैं भागा क्या? नहीं। शपथ लेने के टाइम हमको यही सिखाया जाता है कि पेशेंट इज अवर प्रायोरिटी। वैसे तुम भी है ना, अभी ये सारी कल्चर्स, ये सारे वैल्यूज को सीखो। डू नॉट बी एन एस्केपिस्ट, डू नॉट रन फ्रॉम इट, फेस इट, fight it, achieve it. Extremely important. I was posted in COVID duty at GG College at Vasai Gaon. 550 patients and only 2 doctors on a particular shift. 550 patients. भागा क्या? नहीं भागा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको वो सिखाया है। बच्चों आप भी है ना, इससे है ना लाइफ लॉन्ग का एक लर्निंग ले लो कि आपको जो भी चीज टफ लगे ना नीट एंट्रेंस एग्जाम के दौरान, भागना नहीं, बुक बंद मत करना, रादर उसको खोद खोद के डिटेल में पढ़ो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। एंड यस, आई मस्ट टेल यू दैट कि अवर लास्ट ईयर आई रन दिस चैनल कॉल्ड एज योयो बायो, क्योंकि बायो मेरे लिए बायो नहीं है, इट इज योयो बायो। समझ में आयो? प्रेम रतन धन पायो। बायोलॉजी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा है, मेडिकल फील्ड मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसलिए मेडिकल स्टूडेंट्स, पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए जितना बन पड़ेगा उतना मैं करूंगा। लास्ट ईयर हमारे योयो बायो चैनल का हाईएस्ट वाज 326 आउट ऑफ 360, दैट वाज फर्स्ट हाईएस्ट, एंड सेकंड हाईएस्ट वाज 320 आउट ऑफ 360। आफरीन शेख वाज माय पेशेंट, जिसको 326 आया था 360 में से, एंड पारुल सिंह वाज माय नेक्स्ट स्टूडेंट, जिसको 320 आया था 360 में से। आफरीन शेख एंड पारुल सिंह, ये दोनों बच्चियों ने, मेरी ये दोनों बच्चियों ने कमाल कर दिखाया है, बीइंग बायोलॉजी टॉपर ऑफ योयो बायो। और इनको कंप्लीट बायोलॉजी, सब कुछ, सारे चैप्टर्स मैंने ही पढ़ाए थे, A to Z। चाहे वो बड़े से बड़ा हार्ट वाला चैप्टर हो या छोटे से छोटा एयर पोल्यूशन वाला चैप्टर हो, ये दोनों बच्चियों ने कड़ी मेहनत और करेक्ट गाइडेंस को फॉलो करके, मैंने जैसा जैसा बताया उन्होंने वैसा वैसा फॉलो किया। सो आई फील वेरी हैप्पी दैट कि आज ये दोनों MBBS कर रहे हैं, ओके, ये दोनों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं।
और दोनों का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया। आप भी अगर गाइडेंस का फॉलो करोगे तो आपका भी ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। खाली एक एक पॉइंट को अच्छे से दिमाग में याद रख के इसको फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं, सो फार्मेसी के लिए एक एग्जाम होती है जिसको बोलते हैं सीईटी। इसका फुल फॉर्म है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसको एक्चुअली बोला जाता है एमएचटी सीईटी, दैट इज महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एनीवे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सीईटी नाम की एग्जाम होती है। अब सीईटी में भी है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछते हैं, जिसमें से फिजिक्स में 50 एमसीक्यू आता है, केमिस्ट्री में 50 एमसीक्यू और बेटा बायोलॉजी में 100 एमसीक्यूज आते हैं। अब इसका रूल ऐसा है कि एक एमसीक्यू का राइट आंसर दिया तो 1 मार्क मिलेगा, बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सो इस हिसाब से फिजिक्स हो जाएगा 50 मार्क्स का, क्योंकि एक एक मार्क का एक क्वेश्चन है। केमिस्ट्री बेटा 50 मार्क्स का, बायोलॉजी होगा 100 मार्क्स का। सो टोटल फार्मेसी होता है 200 मार्क्स का, और ये 200 में से एटलीस्ट 160 प्लस आपको निकालना है, ताकि आपको अच्छे कॉलेज में कम फीस में एडमिशन मिल सके। 200 में से 160। माय लास्ट ईयर्स हाईएस्ट इन सीईटी वाज 99.9 परसेंटाइल। इसमें ना मार्क्स नहीं देते, इसमें परसेंटाइल के फॉर्म में आता है। 99.9 परसेंटाइल इज अप्रोक्सीमेटली 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी। Again, there was this student of mine called as Afreen Sheikh. The same student, she had given common entrance test also. उसको 99 आया था बायोलॉजी में आउट ऑफ 100। इमेजिन 100 क्वेश्चंस में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन रॉन्ग। ओके, और इसमें कैसा है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। और बहुत ही जरूरी बात यह है कि सीईटी एग्जाम जो है ना, सीईटी एग्जाम होती है ऑनलाइन। यानी इसमें कैसा है ना कि आपको जो पूरा का पूरा पेपर है, क्वेश्चन पेपर है ना, वो कंप्यूटर पे आएगा। और जैसे ही आप स्टार्ट करते हो ना तो टाइमर चालू हो जाता है ऊपर। शुरुआत में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर दिया जाता है, उसका टाइम लिमिट होता है, और वो टाइम लिमिट हो जाएगा ना तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको सबमिट करना होता है, और फिर बायोलॉजी आएगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप फटाफट फिजिक्स केमिस्ट्री करके फिर बायोलॉजी चालू कर सकते हो, नहीं, इसमें हर सब्जेक्ट का टाइम लिमिट है। सो आपको टाइम लिमिट के हिसाब से ही काम करना है। नीट जो है ना, नीट ऑफलाइन एग्जाम है। सो नीट में कैसा होगा ना, आपको सारे क्वेश्चंस साथ में दे दिए जाएंगे। अब नीट में कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। नीट का क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा, पहला 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री का होगा, फिर 46 से लेकर 90 क्वेश्चन जो होगा वो फिजिक्स होगा, 91 से लेकर 180 क्वेश्चन जो होंगे वो बायोलॉजी के होंगे। अब इसमें अलग अलग सेट आते हैं। कुछ कुछ लोग को फर्स्ट से लेकर 45 तक फिजिक्स होगा, फिर 46 से लेकर 90 तक केमिस्ट्री होगा, फिर बायोलॉजी होगा। सो खाली कैसे ना सीक्वेंस बदल देते हैं, बट 45 45 90 एमसीक्यू रहेगा, मतलब रहेगा। और इसमें कैसा होता है ना कि अगर आप बायोलॉजी फटाफट सॉल्व कर लिए, उसके बाद जो समय बचा है वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सकते हो। बट ऐसा आप फार्मेसी में नहीं कर सकते हो, क्योंकि फार्मेसी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है, ये याद रखना है, जिसमें आपको एटलीस्ट 160 तो आना ही चाहिए। अब फार्मेसी का जो सीईटी है उसका पोर्शन में मैक्सिमम 80% क्वेश्चन 12 स्टैंडर्ड से आता है, और मिनिमम 20% क्वेश्चन 11 स्टैंडर्ड से आता है। और ये सारे के सारे सीईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से आते हैं। अगर ये सीईटी आपने क्रैक कर लिया तो आप आगे चल के फार्मेसी कर सकते हो। फार्मेसी यानी डॉक्टर्स जो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, वो दवाई बनाने का काम फार्मेसी का है। अब कोविड में वैक्सीन बनाना कितना इंपॉर्टेंट था, वैक्सीन की वजह से कोविड ट्रांसमिशन का चेन टूटा है। सो सोचो उसके पीछे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कितना काम किया होगा। दवाई बनाना कोई खाने का काम नहीं होता है, क्योंकि वो दवाई उस पर रिसर्च करना, सेफ्टी देखना कि प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में सेफ है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ सेफ है कि नहीं है, अस्थमा वाले पेशेंट को दे सकते कि नहीं दे सकते, उसका इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये सब रिसर्च करके ढूंढ निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है बेटा। अब वो इंडस्ट्री है फार्मेसी इंडस्ट्री, जो अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इसमें भी बहुत पैसा भी है, स्कोप भी है, इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब फार्मेसी करने के बाद आप 2 चीजें कर सकते हो। अब इसमें बेसिक सी एक डिग्री होती है डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर हो सके तो इसको अवॉइड करना, अगर हो सके तो, अगर कोई चॉइस नहीं है तो कर लेना, बट अगर हो सके ना तो बी फार्म करने का, बैचलर्स इन फार्मेसी। ओके, अब बैचलर्स इन फार्मेसी करने के बाद आप 2 तरह की नौकरी कर सकते हो। आप या तो एमआर बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स,
डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ऐसे बहुत सारे लोग फॉर्मल शर्ट और टाई पहन के आते हैं, बोलते हैं सर मैं ये कंपनी से आया हूँ, मैं ये हिमालय की कंपनी से आया हूँ, सिप्ला की कंपनी से आया हूँ। ओके सर, अगर किसी को बुखार है तो आप ये डोलो टैबलेट दो, इसमें पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम है। ठीक है सर, ये पैरासीटामोल का नया कॉम्बिनेशन है सर, ये सिरप नया है सर, वो पुरानी दवाई बंद हो गई, ये नया दवाई आया। तो ये लोग सब है ना, इस तरीके से ना डॉक्टर्स को गाइड करते हैं कि कैसे नया नया केमिकल, नया नया ड्रग मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। और डॉक्टर्स अपने नॉलेज के हिसाब से, ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग का एक्शन, डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ये ड्रग को आगे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ओके, कि ये ड्रग से पेशेंट का फायदा होगा कि नहीं होगा, ये याद रखो। अच्छा, अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इसको एमआर बोलते हैं, इनको क्या बहुत दौड़ भाग होती है, फील्ड वर्क है, क्लिनिक से क्लिनिक भागना होता है, इसमें बहुत स्ट्रेस आता है कंपैरेटिवली। सो इफ इन केस पॉसिबल हो सके वैसा अगर आपको नहीं करना है ना, तो आप किसी कंपनी में काम कर सकते हो, आप किसी दवाई के कंपनी में काम कर सकते हो, प्रमोशन कर करके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बन सकते हो। ओके, आप रिसर्च लाइन में जा सकते हो, नई दवाइयों का काम कर सकते हो, लेबोरेटरी में काम कर सकते हो। और फिर भी नहीं जमे तो और पढ़ाई करना, बी फार्म करने के बाद एम फार्म कर लेना, मास्टर्स इन फार्मेसी, या तो फिर आप चाहो तो पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी करने के बाद रिसर्च लाइन में चले जाओ, या तो आप लॉ कर सकते हो, लीगल अफेयर्स, कौन सी दवाई का क्या प्रॉब्लम है, कौन सा लीगल केस हो गया, वो सब आप फाइट कर सकते हो। या तो आप एमबीए करके मैनेजमेंट में जा सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हो कि हॉस्पिटल को मैनेज कैसे किया जाए। आजकल सारे के सारे हॉस्पिटल्स है, फार्मेसी सेटअप्स है, ओके, ये सब कैसे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के हिसाब से चलते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी के हिसाब से चलते हैं। सो इसमें भी कैसे ना, मैनेजमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन के वजह से इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले फैक्टर्स आ गए हैं। सो आप मैनेजिंग लाइन में जा सकते हो आफ्टर डूइंग एमबीए। मेरे जो मुंबई के स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं ना, आपके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आप चाहो तो एनएम कॉलेज है विले पार्ले में, ओके, उनका एक सेपरेट एग्जाम होता है जिसको एनपैट बोलते हैं। वो क्या करता है ना, आपको 4 साल में फार्मेसी और एमबीए साथ में करवा देगा, बट उसके लिए आपको वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, और उसका फीस भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। इफ यू विश यू कैन गूगल द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दिस, ओके, एंड इफ यू विश यू कैन गूगल कि बेस्ट फार्मेसी कॉलेज इन मुंबई, बेस्ट फार्मेसी कॉलेज इन महाराष्ट्र, बेस्ट फार्मेसी कॉलेज इन गुजरात, ऑल ओवर इंडिया, जिसको जहां जो कॉलेज चाहिए ना वो गूगल करो, बट उसका गाइडलाइन ये है, आप ये सारे करियर ऑप्शंस कर सकते हो। ये समझा बेटा? चलो फोटो ले लो इसका। Alright, now let's continue with the medical career pyramid. Medical career pyramid. मेडिकल करियर पिरामिड के हिसाब से मेडिकल में सबसे टॉप मोस्ट फील्ड जो होती है वो है एमबीबीएस। और जैसा कि आप देख रहे हो इस पिरामिड में एमबीबीएस के लिए सीट्स बहुत कम है, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। आपको कुछ भी करके 720 में से 600 मार्क्स लाना ही है नीट एग्जाम में। सेकंड ऑप्शन जो आता है दैट इज बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और थर्ड ऑप्शन जो आता है दैट इज आयुष डॉक्टर्स। सो मेन में मेन यही 3 है। अब जैसा कि आप देख रहे हो मेजॉरिटी सीट्स, इतनी सारी सीट्स जो है वो है आयुष डॉक्टर्स के लिए। सो अगर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए तो आप एमबीबीएस कर सकते हो, विच इज द किंग, द टॉप मोस्ट फील्ड। अगर थोड़े कम मार्क्स आए तो बीडीएस, और कम मार्क्स आए तो आयुष। अब आयुष में कौन से डॉक्टर्स आते हैं? ए से आएगा आयुर्वेदा, सो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो। वाई से आएगा योगा, यू से आएगा यूनानी, एस से आएगा सिद्धा जो कि एक मेडिसिन है, और एच से आएगा होम्योपैथी। मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, ओके। सो आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा मेडिसिन एंड होम्योपैथी। इसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है, इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका मेन चॉइस होना चाहिए। अगर आपने मेहनत किया, अच्छे मार्क्स आए तो एमबीबीएस, नहीं अच्छा मार्क्स आया तो बीडीएस, नहीं अच्छा मार्क्स आया तो आयुष डॉक्टर। एमबीबीएस नहीं हुआ तो अगले साल आप रिपीट कर सकते हो, और अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो आप या तो कोई दूसरा फील्ड ले सकते हो। अब बात यह है एमबीबीएस। एमबीबीएस का फुल फॉर्म यहां से पढ़ो, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें से 1 साल इंटर्नशिप होती है, आपको प्रैक्टिस करना होता है,
ओके अब फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और इसमें नीट में कम से कम आपको 600 मार्क्स आनी चाहिए। द मिनिमम कट ऑफ इज 600 प्लस। हालांकि लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, लास्ट ईयर 565 मार्क्स पे भी एमबीबीएस गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है, बट वो कौन से प्लेसेस पे होगा, जैसे कि चंद्रपुर है, गोंडिया है, जलगांव है। वन ऑफ माई स्टूडेंट शी हैड 579 आउट ऑफ 720, उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिला था जलगांव में। ओके तो इतने पे भी हो जाता है, पर फिर भी आने वाले टाइम में कट ऑफ और हाई जाएगा। और अगर आपको अपने शहर में ही अगर अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए ना, तो 600 प्लस लाना। मेरे मुंबई के जो स्टूडेंट्स हैं, ओके आप लोगों के लिए एडवाइस ये है, फॉर माय मुंबई स्टूडेंट्स, आप 600 प्लस का टारगेट रखो, तब जाके आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जैसे केईएम हॉस्पिटल है, जेजे हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, विले पार्ला में, दिस इज नियरेस्ट टू योर प्लेस, ओके फॉर ऑल ऑफ माय मुंबई स्टूडेंट्स। कूपर हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल एंड मैक्स टू मैक्स पुणे में बीजे मेडिकल कॉलेज है। ये सब बहुत ही तोड़ मेडिकल कॉलेज है, कमाल के मेडिकल कॉलेज है। इसमें आपको एडमिशन मिला ना तो आपका लाइफ बन जाएगा बच्चों, ये याद रखना। इसलिए आप टारगेट रखिए 600 का। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब मेडिकल का रूल देखो ऐसा है, अगर आपका मार्क्स ज्यादा है तो आपको फीस कम भरनी पड़ेगी, और अगर एमबीबीएस के लिए आपका मार्क्स कम है तो आपको फीस ज्यादा भरनी पड़ेगी। अगर अच्छे मार्क्स आए, 600 आ गया आपको, तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और अगर कम मार्क्स आया, फिर भी जबरदस्ती आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। देखो मार्क्स आते ही ना, एक बात हमेशा याद रखना, आपका ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन में आप कॉलेज का जो प्रेफरेंस भरते हो ना, उसमें शुरुआत में सारे गवर्नमेंट कॉलेज का ही नाम डालने का, कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का नाम मत डालना, नहीं तो है ना आपको वही कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपका पहला चॉइस होना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि उसकी फीस बहुत कम होती है और उसमें एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट फीस इज 1 लाख रुपीज पर ईयर, एक साल का 1 लाख रुपया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे आज आपको मलेरिया पढ़ाया, क्लासरूम में थियरी लेक्चर में मलेरिया पढ़ाया, आपको क्लिनिक में भेजेंगे ना जब, तो मलेरिया के कम से कम 100-200 पेशेंट देख लोगे आप, तो इतना अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा ना मलेरिया की, नींद से उठा के भी पूछा ना तो आप उसकी दवाई सही बताओगे। वहां पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी पेशेंट्स, सो यू गेट गुड एक्सपोजर एंड यू विल बिकम अ ग्रेट डॉक्टर। हाँ वहां पे थोड़ी गंदगी होती है, थोड़ा मशीन से टेक्नोलॉजी इतने एडवांस नहीं होते हैं, ओके, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज क्लिनिकल एक्सपोजर। वेरएज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मिनिमम फीस कम से कम 7 से 8 लाख रुपया जाएगा एक साल का। जस्ट इमेजिन, इधर देखो, इधर 1 लाख रुपया फीस है, इधर 7 से 8 लाख रुपया फीस है। और अगर आपके मार्क्स और भी बुरे हैं तो आपको डोनेशन भरना पड़ेगा कम से कम 15-20 लाख रुपया, और एक साल का फीस कम से कम 10 से 15 लाख रुपया होगा। अब ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिसके वजह से मार्केट में ये अफवाह है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम है, बहुत ही बुरे मार्क्स है, आपको 720 में से 600 के ऊपर आया तो करो आप अच्छे से गवर्नमेंट एमबीबीएस। बट अगर आपको 200 मार्क्स आया है, 300-400 मार्क्स आया है और आपको जबरदस्ती एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, सो ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो आपसे डोनेशन लेंगे, एक साथ इकट्ठा 20 लाख रुपया ले लेंगे, फिर हर साल का आपको 10 लाख भरना पड़ेगा, वो अलग। 5 साल तक अगर आप 10 लाख भरोगे तो 50 लाख ये हो गया, प्लस 20 लाख, 70 लाख रुपीस। अब ऐसा डॉक्टर जब प्रैक्टिस करेगा, अगर वो मनी माइंडेड हो गया है, सो वो क्या सोचेगा, ही विल नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ पेशेंट प्रायोरिटी, ही विल थिंक्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। इसलिए फिर ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर्स आर मनी माइंडेड। ऐसा नहीं होता है। द डॉक्टर्स हु आर जेन्युइन, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे जेन्युइन डॉक्टर्स होते हैं, बट कुछ लोगों की वजह से ना कभी कभी प्रोफेशन खराब हो जाता है। याद रखो, प्रोफेशनल्स आर बैड बट प्रोफेशन इज नॉट बैड। मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन बी बैड, देयर कैन बी अ बैड डॉक्टर हु इज मनी माइंडेड, बट मेडिकल प्रोफेशन, medical practice is not bad. And remember, those bad people, they are always caught because of another doctor only, जो भी वो खुद भी तो एक मेडिकल प्रोफेशनल है, राइट। सो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इसके वजह से एक गलत अफवाह गई है मार्केट में, ओके। तो आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको अपने हुनर के बेसिस पे अपनी सीट हासिल करनी है। आपका अगर 600 मार्क्स आ गया ना तो आपको 1 लाख रुपया ही भरना पड़ेगा एक साल का, और उसमें भी कैसा स्टडी लोन ये सब होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। सो आप धीरे धीरे करके वो चुका सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पेशेंट्स थोड़े कम होते हैं तो एक्सपोजर इज लिटिल पुअर,
ओके, बट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही एडवांस्ड होता है, एक कॉर्पोरेट कॉलेज के हिसाब से होता है वो। ओके, बहुत चकाचक कॉलेज होगा, बट मेन द बेस्ट पार्ट इज दिस ऑप्शन, आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है। आगे एमबीबीएस के बाद आपको वापस से नीट एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे नीट पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी आप जो दे रहे हो वो है नीट यूजी, अंडर ग्रेजुएशन। और उसके बाद एमबीबीएस के बाद 5.5 साल के बाद 3 साल और पढ़ाई करके आप एमडी कर सकते हो, मास्टर ऑफ डॉक्टरेट। और 3 साल पढ़ाई करके, एमडी से भी बड़ा होता है डीएम, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यानी एमबीबीएस से बड़े होते हैं ये एमडी और डीएम, बहुत टॉप लेवल के डॉक्टर होते हैं। सोचो ना, 5.5 साल यहाँ पे, फिर 3 साल, यानी लगभग 11-12 साल चले जाता है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे। अगर आपको दवाई देने में इंटरेस्ट है तो आप एमडी करो, बट अगर आपको चीर फाड़ करने में इंटरेस्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डाइसेक्शन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सर्जरी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ब्लड, तो आप कर सकते हो एमएस, दैट इज मास्टर ऑफ सर्जरी, और यू कैन डू एमसीएच, मास्टर ऑफ चिरुर्गी। चिरुर्गी जो है ना, वेस्टर्न कंट्री के लैंग्वेज के हिसाब से सर्जरी है, उसका मीनिंग है, द ओरिजिनल वर्ड का मीनिंग इज सर्जरी। अब ये सब करने के बाद आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो, यानी आप चाहो तो एमडी है, एमएस है, आप चाहिए तो अगर ब्रेन में करते हो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट बन जाओगे। हार्ट से रिलेटेड करते हो तो आप कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे। ओके, कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे। और वुमेन कंप्लेन रिलेटेड पढ़ाई करते हो तो आप गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओगे। स्किन रिलेटेड करते हो तो आप डर्मेटोलॉजी कर सकते हो। फिर सेम चीज अगर आप किडनी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड करते हो ना, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, यू कैन बी अ यूरोलॉजिस्ट और अ नेफ्रोलॉजिस्ट। यू कैन बी कार्डियोवैस्कुलर थोरैसिक सर्जन, जो बड़े बड़े हार्ट बाईपास सर्जरी ये सब करते हैं। ओके, एडवांस्ड कार्डियोलॉजिस्ट। You can study chest, you can become a chest physician, that is pulmonologist. You can study blood, you can become hematologist. You can study only diseases in laboratory में सबके सब नए नए सैंपल, स्पिट सैंपल, यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल पढ़ सकते हो। You can become pathologist. इसमें और भी बहुत सारे ब्रांचेस है, बट सुनो, एमबीबीएस करने के बाद आपको वापस से नीट देना पड़ेगा, और नीट देने के बाद आप एमडी, डीएम, एमएस किसी भी सब्जेक्ट्स में कर सकते हो। उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइजेशन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आज का जमाना स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी का है। आप देखोगे कि डॉक्टर के नाम के आगे ना ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिखे होते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत कोर्सेज हैं, चाहिए तो उसके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिटेल्ड है वो। आप डीएनबी कर सकते हो। ओके, दैट गोज डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड। अब बहुत लोग बोलते हैं डीएनबी अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं एमडी अच्छा है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। ओके, नथिंग मैटर्स, डिग्री डज नॉट मैटर, आप कितना उसमें एक्सपोजर लेते हो और कितना आप एक्सपीरियंस जमा करते हो ना, आपके स्किल्स कितने हैं वो मैटर करता है। देखने को तो एक एमबीबीएस डॉक्टर भी है, वहीं यूं ही बैठा रहता है, बट एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अच्छा प्रैक्टिस करता है। सो डिग्री डज नॉट मैटर, ओनली योर इंटरेस्ट मैटर्स। आपको कोई भी फील्ड मिले, शिद्दत से आप उसको करो, अच्छे से उसका पालन करो, और भक्ति, अपने काम को भक्ति मान के चलो। ओके, सो आप किसी भी फील्ड में होगे ना, आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे। अब डीएनबी भी कर सकते हो एमबीबीएस के बाद, आप चाहो तो तरह तरह के कोर्सेज भी कर सकते हो। अब इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आते हैं, सीसीएच सर्टिफिकेट इन चाइल्ड हेल्थ, सीएचडी सर्टिफिकेट इन स्किन डिजीज, सीवीडी सर्टिफिकेट इन वेनेरियल डिजीज, सीसीएम सर्टिफिकेट इन क्लिनिकल मेडिसिन, सीजीओ सर्टिफिकेट इन गायनेक एंड ऑप्स। इसी का है ना डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिप्लोमा इन गायनेक ऑप्स, डिप्लोमा इन स्किन डिजीज, उसको डीजीओ। ओके, फिर डिप्लोमा इन स्किन डिजीज, ये सब तरह का होता है। डिप्लोमा इन वेनेरियल डिजीज, इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं। ओके, बट ये होगा एमबीबीएस के बाद। अब इसका और डिटेलिंग में आपको देता हूं, आप सुनते जाइए। अब एक और एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती थी जिसको बोलते थे एम्स, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब ये एम्स एग्जाम नहीं रही। एम्स के टोटल हमारे देश में 13 कॉलेजेस हैं, और भी कॉलेजेस बनने वाले हैं, जिसमें टोटल 1200 सीट्स है फॉर एमबीबीएस। अगर आपको एमबीबीएस करना है, उसके साथ साथ रिसर्च में जाना है ना, आप एम्स पे फोकस करो। और एम्स कॉलेज की फीस देखो, ये गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, इसका फीस सिर्फ 10,000 रुपया एक साल का, अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है अलग अलग कॉलेजेस में। 10,000। अगर आप एनआरआई हैं, तो आपका फीस 75 से लेके 80,000 तक होगा एक साल का। बट हम इंडियंस के लिए, हमारे देश का जो गवर्नमेंट टॉप मेडिकल कॉलेजेस है ना, उसको बोलते हैं एम्स कॉलेज। 13 कॉलेजेस है, 1200 सीट्स है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है ना, आप इसी में जाओ, क्योंकि इसमें डॉक्टर तो बनोगे, उसके साथ साथ रिसर्च भी करोगे। अब पहले एम्स के लिए सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती थी, अब वो नीट के थ्रू ही होता है। सो नीट में अगर अच्छे मार्क्स आए ना, तो आप एम्स कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो। ये 1200 सीट्स आपके लिए ओपन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नीट के ही फॉर्म में आपको ये कॉलेजेस के नाम भरने होंगे। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ऑलराइट, अभी बच्चों कैसे है ना कि जो एम्स कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बताया कि 13 कॉलेजेस है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से आपको ये कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। सो एम्स कॉलेजेस आपको मिलेगा दिल्ली में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब। करंटली और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्स सेंटर। बहुत कमाल का कॉलेज होता है, इसमें अगर आपको एडमिशन मिल गया ना आपकी लाइफ बन जाएगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एक और एग्जाम हुआ करती थी जिसको बोलते हैं जिपमर। फुल फॉर्म इज जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर मेडिसिन एजुकेशन एंड रिसर्च। अब इसके है ना दो सेंटर है, एक है पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी में और दूसरा है कराईकाल में। इसमें भी टोटल 200 सीट्स हैं। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं आप यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। 200 सीट्स है, जिसमें से पौंडीचेरी हैज गॉट 150 सीट्स एंड कराईकाल हैज गॉट 50 सीट्स। सो 200 सीट्स यहां पर भी अवेलेबल है। अब पहले कैसे हुआ करता था ना, जिपमर के लिए एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देना होता था जिपमर नाम का, बट अभी हाल ही में जिपमर एंट्रेंस एग्जाम हैज बीन स्क्रेप्ड ऑफ। एम्स को भी निकाल दिया, एम्स नाम की कोई एग्जाम नहीं है, अभी जिपमर नाम की भी कोई एग्जाम नहीं है। एम्स और जिपमर में भी एडमिशन चाहिए ना तो नीट के माध्यम से ही होगा। नेक्स्ट एक और एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती थी जिसको बोलते हैं एएफएमसी। ओके, इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। ये पूना में है। ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस चलाते हैं। दिस इज रन बाय आर्म्ड फोर्सेस और इसमें भी अपने पास है ना 150 सीट्स अवेलेबल है। सो अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं आप इसमें से भी कर सकते हैं। ये भी बहुत कमाल का ऑप्शन है। अब इसका भी कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, इसमें भी एडमिशन सिर्फ नीट के माध्यम से होगा। यानी अब सारे के सारे एमबीबीएस के जो रास्ते हैं वो नीट के जरिए गुजरते हैं। अब आप ये याद रखो कि ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, जिपमर, एएफएमसी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सब में ऑल में यू विल सीक एडमिशन ओनली अंडर विच एग्जाम? नीट एग्जाम। सो ये सब दरवाजे का जो ताला है, उस ताला की जो चाबी है वो चाबी है नीट एग्जाम। सो नीट में अच्छा मार्क्स आना ही चाहिए। 720 में से 600 मार्क्स आना ही चाहिए बेटा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट लास्ट ईयर टोटल नीट स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन वाज 15.97 lakhs। अपने पूरे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 16 लाख बच्चों ने नीट एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, नीट एग्जाम दी थी। 16 लाख स्टूडेंट्स। अब वो 16 लाख में से प्रॉब्लम ये है कि अपने पास सीट्स अवेलेबल सिर्फ 80,000 है। अब ये 80,000 में से भी गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए आपके पास सीट्स सिर्फ 41,388 है। सो आउट ऑफ दिस 80,000 ऑल्सो यू हैव गॉट ओनली 41,388। रिमेनिंग जो है ना वो सब का सब प्राइवेट एमबीबीएस की सीट्स हैं, जिसका फीस बहुत ज्यादा है। द फीस इज टू हाई, सो यूजुअली हमको इसके बारे में सोचना नहीं है। इसीलिए अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देता हूं। मेरे जितने भी मुंबई के स्टूडेंट्स हैं ना, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, ये याद रखो, इफ यू वांट एडमिशन इन एमबीबीएस विद इन मुंबई, आप मुंबई में ही अगर एडमिशन चाहते हो ना, आपका ओवरऑल रैंक 1000 के अंदर आना चाहिए। जब भी आप नीट एग्जाम दोगे आपका मार्क्स आएगा। सो मार्क्स में है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का परसेंटाइल आएगा। परसेंटाइल और कट ऑफ हर साल बदलता है। 565 पे एमबीबीएस का एडमिशन हो गया, आने वाले टाइम पे 575 पे लास्ट होगा, 590, 600, 610। कट ऑफ बदलते रहता है बट रैंक नहीं बदलता है, क्योंकि सीट्स उतनी ही होती है। सो आपको है ना एक कॉलम में ओवरऑल रैंक का है ना एक सेक्शन रहेगा आपके रिपोर्ट कार्ड पे, नीट के रिजल्ट पे। वो ओवरऑल रैंक हमेशा 1000 के अंदर होना चाहिए। अगर आपका 1000 के अंदर है ना तो आपको मुंबई के ही एमबीबीएस कॉलेज में, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन पक्का है। अगर समझो मुंबई में नहीं मिला, आपको महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा और चलेगा, तो आपका मार्क्स कम से कम 720 में से ना 575 होना चाहिए। 575 तो निकालना ही है, जिसमें से मैं बोल रहा हूं सेफ्टी मार्जिन 600 पकड़ के चलो। गुजरात, राजस्थान, बाकी स्टेट से भी अगर कोई स्टूडेंट ये सेमिनार सुन रहा है ना, तो आप याद रखो 600 का कट ऑफ आपके लिए भी वैलिड है, बिकॉज 600 में ऑलमोस्ट सब जगह एडमिशन हो ही जाता है मोस्टली।
सो अगर आप मुंबई में ही एडमिशन चाहते हो तो रैंक 1000 के अंदर होना चाहिए, और अगर आपको पूरे स्टेट में कहीं पर भी चलेगा ना तो कम से कम 600 मार्क्स आना चाहिए। दो 575 लेके चलो, बट कैसा है ना कि तैयारी अच्छी रखो, कड़क तैयारी रखो। 600 का सोचोगे तब जाके कहीं ना कहीं 590 580 आएगा बेटा। ये समझा आपको? ओके फाइन, मूविंग ऑन। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इतना टारगेट लेकर चलना है। अब बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में स्टडीज के हिसाब से ये देखा गया है कि महाराष्ट्र में टोटल 27 गवर्नमेंट 24 गवर्नमेंट कॉलेज है और 27 प्राइवेट कॉलेज है। ओके, अब इस गवर्नमेंट कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली 4000 सीट है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 4000 सीट है, बट प्राइवेट हम प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी फीस ज्यादा होती है। ओके, अब ये 4000 सीट्स में से भी 1700 सीट्स जो है ना वो ओपन कैटेगरी वालों के लिए, बाकी 1700 सीट्स जो है ना वो कास्ट वालों के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, ओबीसी है, शेड्यूल ट्राइब है, नोमैडिक ट्राइब्स है, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर है, हिली एरियाज है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वुमेन्स का सीट रिजर्वेशन अलग है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सीट्स रिजर्व्ड अलग है। ये रिजर्वेशन, इसमें बहुत विवाद होता है, डिबेट होता है, मैं समझ सकता हूं, बट इस हिसाब से अभी फिलहाल रूल है हमारे पास। सो अभी बात कैसा है मालूम है, अगर आप ओपन कैटेगरी के हो, ओके, गरीब परिवार से, और अगर आपको एमबीबीएस करना है, मेहनत करते हो अच्छी, तो आपके पास सिर्फ 1700 सीट्स है। इसलिए मैं क्या बोल रहा था, रैंक 1000 के अंदर लाओ, तो ये 1700 के अंदर कहीं ना कहीं आप फिट हो जाओगे। और 600 सीट्स ना ऑल इंडिया कोटा की है, AIQ बोलते हैं। ऑल इंडिया कोटा का रूल कैसा है मालूम है कि किसी भी स्टेट के पास, समझो अगर महाराष्ट्र के पास 100 सीट्स है एमबीबीएस के लिए, सो 100 में से ना वो 85% सीट्स स्टेट कोटा को बिलोंग करती है, 15% ऑल इंडिया कोटा को। यानी ये 100 में से 85 सीट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र के लोगों को देगी, 15 सीट वो हमेशा बुक रिजर्व्ड रखेगी, ताकि कोई अगर राजस्थान से आता है, कोई अगर उत्तर प्रदेश से आता है, गुजरात से आता है, कोई अगर पौंडीचेरी से आता है, तो उसको एडमिशन मिल सकता है। अब ये भी एक रूल है नीट का कि हर स्टेट में, चाहे राजस्थान हो तो राजस्थान में जितनी भी एमबीबीएस सीट होगी उसका 85% सीट में राजस्थान के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 15% वो सीट में बाकी के स्टेट्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सो देखो, अपने मुंबई महाराष्ट्र में अगर किसी को बाहर से एडमिशन चाहिए तो वो भी आके ले सकता है, उसके लिए 600 सीट्स खुली हैं। आपके लिए भी ऐसी सीट्स खुली हैं दूसरे स्टेट में। तो ऐसा क्या होता है ना, कई बार आपके रिश्तेदार अगर कोई दूसरे स्टेट में है और वहां के ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको मिल रहा है एडमिशन, तो ले लेने का, एमबीबीएस सीट छोड़ने का नहीं, कहीं पर भी मिले ले लेने का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, अब ऐसा कर करके ये जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स है ना, ये हमारे इंडिया में टोटल ऐसी अप्रोक्सीमेटली 5000 सीट्स है, ये याद रखने का। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर नीट? ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट करने के लिए आप मिनिमम 17 साल के होना चाहिए टिल December 31 ऑफ नीट ईयर। जैसे आप अगर 2022 में नीट दे रहे हो, सो 2022 के दिसंबर तक आपका 17 साल का उम्र हो जाना चाहिए। सो 17 ईयर्स इज द मिनिमम एज। मैक्सिमम एज कितना है मैं आपको बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब बेटा सवाल ये उठता है कि सर हम लोग नीट कितनी बार दे सकते हैं, मैं नीट कितनी बार वापस से अटेम्प्ट कर सकता हूं? सो अटेम्प्ट्स के लिए देयर इज नो लिमिट। पहले 2018-2019 तक ये रूल था कि आप नीट सिर्फ 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अभी वो रूल निकाल दिया गया है, आप नीट कितने बार भी अपीयर कर सकते हो। आपका मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका कास्ट है ना और ओबीसी कास्ट के हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो कास्ट आपको ज्यादा मदद नहीं करेगा, 1 to 5% मार्क्स का फर्क पड़ेगा। यानी अगर जहां कट ऑफ 500 का है सो वहां आपके लिए 490 हो जाएगा। ओके, अप्रोक्सीमेटली 5-10 मार्क्स का आपको फायदा दे देगा वो। बट अगर आपका नोमैडिक ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, सो ये आपको 40% मार्क्स का फर्क दे देगा। जहां कट ऑफ 400 का है तो आपका 220-230 में एडमिशन हो जाएगा। सर ये तो पार्शियलिटी हुई इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये हमारा रूल है अब तक और इस तरह से चला आया है बेटा। ओके, सो कास्ट के टर्म्स में ये याद रखना, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। अगर आपका कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना उसी स्टेट का,
ओके, वेरीफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए और सबको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है ये आप किसी भी लॉयर से पूछ लीजिए, वो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के दे देगा। उसके अलावा आपको 10th स्टैंडर्ड का पासिंग, 12th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट, हॉल टिकट, फोटो, ये सब लगेगा। वो सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स है, बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी रखना। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है, कमाई इतना ज्यादा नहीं है आपके पिताजी की, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सर्टिफिकेट एक बना के रखो, क्योंकि उससे भी कम से कम 20-30 मार्क्स का फर्क आ जाता है और आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है अगर उसका सर्टिफिकेट है तो। अच्छा, अब यहां पर हमने एमबीबीएस और कॉलेजेस और उसके रूल्स की बात कर ली। अब हम लोग बाकी के प्रोफेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन है बीडीएस, जो कि 5 साल का कोर्स है। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। हम डॉक्टर्स इसको हमारे हंसी मजाक की भाषा में बोलते हैं, बीडीएस डेंटिस्ट होता है, यानी दांत का स्पेशलिस्ट डॉक्टर। हम इसको बोलते हैं, दिस इज नॉट बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, हम कहते हैं इसको 32 दांतों की सेवा। अल्टीमेटली ये डॉक्टर करता क्या है, आपके 32 दांतों की सेवा करता है। ओके, अब इसके लिए आपको नीट में कम से कम 580 से लेके 630 मार्क्स आना ही चाहिए। ये उसका कट ऑफ रेंज है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो 600 के ऊपर लाइए। कट ऑफ थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसके सीट्स बहुत कम होते हैं। अब अगर किसी को समझो पेशेंट के साथ बीडीएस डेंटिस्ट का पेशेंट बोलता ही नहीं है, क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम जब डेंटिस्ट अलग अलग इंटरवेंशंस कर रहा होता है, प्रोसीजर कर रहा होता है, पेशेंट का मुंह खुला रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। सो अगर आपको इस तरह का प्रैक्टिस चाहिए, ज्यादा झिकझिक किचकिच नहीं चाहिए, सिंपल प्रोसीजर करना है, सिंपल प्रैक्टिस चाहिए, तो आप बीडीएस भी कर सकते हो अगर आपको इतने में इंटरेस्ट है। कुछ लोगों का कैसा होता है ना, बीडीएस में सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है, फेस ज्यादा पढ़ाया जाता है, ओके, उनको बाकी बॉडी नहीं पढ़ने मिलता है ना, इसलिए वो बीडीएस नहीं लेते हैं। सो वो एमबीबीएस लेते हैं, या तो आयुर्वेदा में चले जाते हैं, या तो एमबीबीएस चॉइस रखते हैं, या तो होम्योपैथी की चॉइस रखते हैं, पर डेंटिस्ट नहीं बनते हैं। सो ये आपका पर्सनल चॉइस है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट, बीडीएस करने के बाद आपको करना है एमडीएस। 32 दांतों की सेवा करने के बाद आपको करना है मस्तीखोर दांतों की सेवा। मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, बी से बैचलर होता है। मेडिकल के सारे फील्ड में बी से बैचलर होगा, एम से मास्टर होगा। ये बहुत कमाल के डेंटिस्ट होते हैं, तरह तरह के क्रिटिकल केसेस को ऑपरेट करना। इनफैक्ट ये करने के बाद आप है ना ओरोफेशियल सर्जन बन जाओ। लिप रिपेयर है, ओके, एक्सीडेंट के केसेस है, ये सब आप ऑपरेट कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो एमडीएस करने के बाद। ये करना ही चाहिए आपको। अगर आप बीडीएस कर रहे हो ना तो ये डेफिनेटली करना चाहिए। ये समझा? मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट फील्ड है बीएचएमएस, दैट इज बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5.5 साल का कोर्स है, ओके, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका नीट का कट ऑफ है 300 से लेके 450 मार्क्स तक, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। अब बात ऐसी है कि बीएचएमएस करने के बाद आप एमडी कर सकते हो, या तो अगर आप चाहो तो आप तरह तरह के इमरजेंसी मेडिसिन या तो फिर तरह तरह के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हो। ओके, बीएचएमएस होम्योपैथिक डॉक्टर कैन नॉट प्रैक्टिस एलोपैथी ऑफिशियली। ये डॉक्टर्स एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते हैं ऑफिशियली, बट बाय द टाइम समझो अगर आप होम्योपैथी भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें और एमबीबीएस में सेम ही पढ़ाया जाता है। एमबीबीएस में पूरा बॉडी पढ़ाया जाएगा, इसमें भी पूरा बॉडी पढ़ाया जाएगा आपको, पर इसमें होम्योपैथिक दवाई आपको पढ़ाई जाएगी। और व्हाइट कलर की छोटी छोटी शक्कर की गोलियां जो आती हैं, मीठी होती हैं, इसका अलग ही साइंस है। ओके, ये बहुत ही जेंटल तरीके से पेशेंट को क्योर करता है। क्रॉनिक कंप्लेंट्स, लंबे समय की तकलीफ जो एलोपैथिक दवाई से नहीं ठीक हो रहा है, हेयर फॉल, पिंपल्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ओके, वेट प्रॉब्लम्स, वेट गेन, वेट लॉस, सो ये सब होम्योपैथी अच्छा काम करता है, जड़ से बीमारी को निकाल देता है। समय लगता है पर इफेक्टिव है, और सबसे कमाल की बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आने वाले टाइम में, इनफैक्ट अभी ये चालू हो गया है, एक नया कोर्स आया है कैप, सर्टिफाइड एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, जिसके वजह से अगर कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर अगर पूरी तरह से कुछ एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसकी एग्जाम दे के क्लियर करके वो कर सकते हैं। इसमें से जो पुराने बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स है, जो सीनियर डॉक्टर है, उनका ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो चुका है। आप तक आते आते ये सर्टिफिकेट फुल फ्लेज फॉर्म में ये कोर्स चलने लगेगा। ये एक तरह का ब्रिजिंग कोर्स है, जहां होम्योपैथी करने के बाद अगर आप प्योर होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप एमडी करो,
ठीक है। बट अगर आप एलोपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सर्टिफाइड एलोपैथिक प्रैक्टिशनर जो ब्रिजिंग कोर्स है उसमें रजिस्टर करो, उसका पढ़ाई करो और एग्जाम क्लियर करो। होम्योपैथी से रिलेटेड सबसे कमाल का कॉलेज मुंबई के स्टूडेंट्स के लिए एशिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है चंदाबेन मोहन भाई पटेल कॉलेज, जो कि विले पार्ले में है, कूपर हॉस्पिटल के बराबर सामने है। दूसरा कॉलेज है येरला मेडिकल कॉलेज। विरार और वसई के बच्चे याद रख सकते हैं, विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी है, बट पार्ला का जो कॉलेज है ना वो सबसे बेस्ट कॉलेज है। ओके, उसी तरह से आप डेंटल कॉलेजेस, बाकी के कॉलेजेस भी आप गूगल कर सकते हो। ओके, सब के सब अच्छे ही हैं, खाली कैसे अपना पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स और मार्क्स के हिसाब से हमको सिलेक्ट करना होता है। फिर नेक्स्ट कोर्स है BAMS, ये भी 5.5 साल का कोर्स है। ओके, सारे प्रोफेशनल कोर्स 5-5.5 साल के कोर्स है, जिसमें ना 4.5 साल पढ़ाई करना होता है और 1 साल इंटर्नशिप प्रैक्टिस करना होता है, जहां क्लिनिक में जाके मदद करनी होती है, अपनी सेवा देनी होती है, सर्विस देनी होती है। अब BAMS में नीट का कट ऑफ है 420 से लेके 550 तक। दैट इज फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब इसके लिए संस्कृत चाहिए, संस्कृत इज रिक्वायर्ड। बट अगर आपको संस्कृत नहीं भी आता ना तो फिर भी आप आयुर्वेदा ले लो। ओके, पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा बेसिक्स करते करते वो आ जाएगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे फीडबैक दिया है, मेरे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है, बोला सर बिना संस्कृत के भी थोड़ा थोड़ा करते करते वो आ जाता है। ओके, इसमें कमाल की बात यह है कि दीज पीपल दे कैन प्रैक्टिस लीगली, दे कैन प्रैक्टिस एलोपैथी। एलोपैथी के सर्टन सेट ऑफ 20 to 30 ड्रग्स है, 20 to 30 कॉमन मेडिसिन है जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। सो इसमें और MBBS में ज्यादा फर्क नहीं रहता है। फिर आगे, अब सबसे कमाल की बात यह है BAMS आयुर्वेदा करने के बाद आप MD भी कर सकते हो, MS भी कर सकते हो। इनफैक्ट खुशखबरी यह है, हाल ही में सरकार ने कम से कम 15 से लेके 25 अलग अलग बेसिक सर्जरी, जैसे बवासीर, हेमोरॉइड्स, पाइल्स बोलते हैं उसको, पाइल्स की सर्जरी है, सर्कमसिशन की सर्जरी है, ऐसी बेसिक सर्जरी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को परमिशन दे दी है कि आप भी कर सकते हो। होम्योपैथी करने के बाद आप सर्जरी नहीं कर सकते हो, आयुर्वेदा करने के बाद आप सर्जरी कर सकते हो, आप MS कर सकते हो, तो आयुर्वेदा भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहना चाहिए। फिर आते हैं कुछ और कोर्सेज जिसका इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। ओके, अब नेक्स्ट है BUMS, दैट इज बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, 5.5 साल का कोर्स है। ओके, इसमें उर्दू लैंग्वेज इज कंपलसरी, मैं यहां मार्क कर देता हूं, उर्दू लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए, उसके अलावा आप ये कोर्स नहीं कर पाओगे। फिर एक होता है BSMS, 5.5 साल का कोर्स है, दैट इज बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। सिद्धा मेडिसिन साउथ इंडियन मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन का एक अलग ही साइंस है। देन कम्स BNYS, 5.5 साल का कोर्स। ओके, दैट इज बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस। अब ये सब जो कोर्सेस है ना, इसकी फीस 1 लाख से लेकर 1 लाख के ऊपर है 1 साल की। और ये सब BUMS, BSMS, BNYS, ये सब जो डॉक्टरी की कोर्सेस है ना, इसके कट ऑफ बहुत कम होते हैं। बट याद रखना, ये सब डॉक्टर्स होते हैं, ये सब डॉक्टर्स के टाइप है। MBBS वाला भी डॉक्टर होता है, BDS वाला भी डॉक्टर होता है, BHMS वाला भी डॉक्टर है, BAMS वाला भी डॉक्टर है, यहां तक कि यूनानी वाला भी डॉक्टर है, सिद्धा वाला और नेचुरोपैथी वाला भी। बट मेन में मेन, जैसा हमने वर्ड, कितना कमाल का वर्ड रखा है हमारे भारतीय सरकार ने, आयुष। आयुष यानी लाइफ, एज। आयुष, A से आयुर्वेदा, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्धा मेडिसिन, H से होम्योपैथी। और इसके अलावा आयुष डॉक्टर अलग, MBBS और BDS अलग। सो ये हमारे भारत देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है। दिस इज द हेल्थ केयर वर्कर का फैमिली इन अवर कंट्री। और कभी भी ना किसी भी फील्ड को ऊंचा या नीचा मत बोला किया करो, हर साइंस का अपना प्लस और माइनस होता है, हमको हर साइंस का प्लस ले लेना है और पेशेंट का भला करना है, इतना याद रखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और कोर्स होता है जिसको बोलते हैं BMLT, 3 से 4 साल का कोर्स है, 60,000 से लेकर 1 लाख तक की उसकी फीस हो सकती है 1 साल की। ओके, इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी। आप लेबोरेटरी खोल के, जहां ब्लड टेस्ट होता है, स्पिट, थूक की जांच होती है, पेशाब की जांच होती है, यूरिन की जांच होती है, वो सब आप अल्टीमेटली कर सकते हो। आप अपना खुद का डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी खोल सकते हो आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। ये समझा बेटा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, अब बच्चों BDS के लिए सेंट जॉर्ज कॉलेज है। ओके, मुंबई स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, सेंट जॉर्ज कॉलेज काफी अच्छा है। और अगर आप
आयुर्वेदा प्लान कर रहे हो तो आयुर्वेदा के लिए पोद्दार कॉलेज मुंबई में नंबर 1 है, बेस्ट है वर्ली में। उसके अलावा सायन कॉलेज भी अच्छा है, वो सेकंड बेस्ट है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। फिर अब जो बाकी के कोर्सेज है ना, ये सब के सब पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है BVSC एंड AH, 5.5 साल का कोर्स है। द फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो अगर आप जानवरों से प्यार करते हो, इफ यू आर एनिमल लवर, तो आप जानवर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हो। उसको बोलते हैं वेट डॉक्टर और वेटरिनरी डॉक्टर। आर्य कॉलेज गोरेगांव में सबसे बेस्ट है मुंबई में। ओके, जहां आपको एकदम क्लासिक क्वालिटी और एक्सपोजर मिलेगा। और सुनो मेरी बात, जानवर का डॉक्टर होना, अभी मेरा एक फ्रेंड है जो वेटरिनरी डॉक्टर है, कभी कभी हम फोन पे बात करते हैं ना, तो वो मुझसे कहता है यार अवस्थी तू इंसानों का डॉक्टर बना, इससे अच्छा जानवर का डॉक्टर बनना चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों? तो वो मुझसे बोलता है जानवर के डॉक्टर में सबसे बेस्ट बात ये है, मैं तुझसे हमेशा सुनते रहता हूँ, आज ये पेशेंट आया, इसने गाली दिया, ठीक है, वो पेशेंट 60 साल तक बीड़ी पी रहा था, फिर उसको लंग कैंसर होता है, वो आके हॉस्पिटल तोड़ के चले गया। सो ये इंसान समझते ही नहीं है। इससे अच्छा तो मेरे पेशेंट से जानवर जो एकदम ही साइलेंट रहते हैं, फिर भी मैं उनकी भाषा समझता हूं और वो मेरे प्यार और मेरे केयर की वैल्यू करते हैं। सुन के मुझे बहुत लॉजिकल लगा वो पॉइंट, बट स्टिल आई चूज टू बी ह्यूमन डॉक्टर बिकॉज आई अंडरस्टैंड दीज आर ऑल माई फैमिली एंड माई ब्रदर्स। और फैमिली में थोड़ा खिटपिट होते रहता है, सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। उसने एक और बात बहुत लॉजिकल कही, बोला तू एक पेशेंट देखने का कितना रुपया चार्ज करता होगा? 50 रुपए, 100 रुपए। एज अ जनरल डॉक्टर तुम लोगों की मदद करते हो ना। बोलता है मेरे यहाँ पे किसी भी जानवर को देखने का, एक जानवर को देखने का मैं कम से कम 500 से लेके 1000 रुपीज चार्ज करता हूँ। और मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, इनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो भी हाई फैमिली से आते हैं, जिनके पास डोमेस्टिकेटेड पेट्स होते हैं। पैरेट हो गया, आउल हो गया, कहीं कोई चिड़िया फंस गई है, ओके, ईगल कहीं फंस गया है कोई, ओके, फिर उसके हिसाब से समझो डॉग्स है, कैट्स है, इन सब का इलाज करते हैं वो। और इसमें सबसे बड़ा स्कोप हो जाता है बड़े लेवल पे, बड़े बड़े एनिमल्स, जिराफ है, लायन है, टाइगर है, एनिमल हस्बेंड्री है, अच्छे वेराइटी को दूसरे वेराइटी के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाना है, ये सब में वो एक्सपर्ट्स होते हैं। सो ये भी अपने आप में काफी अच्छा साइंस है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी आगे बढ़ सकते हो। ये समझे बेटा? ऑलराइट, एंड इसके लिए आपका नीट का कट ऑफ रहेगा एटलीस्ट 500 प्लस लाना है आपको, क्योंकि इसमें भी स्कोप काफी अच्छा है। नेक्स्ट कोर्स जो हमारे पास है दैट इज BPTH, 4.5 साल का कोर्स है। फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ना, ये कसरत कराने के डॉक्टर होते हैं। मतलब बेसिकली इनको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बहुत कमाल का सिखाया होता है। ओके, अब इसमें कौन सा मूवमेंट, कौन से रेंज ऑफ मूवमेंट, कौन से डायरेक्शन में करना चाहिए, वो सब इनको अच्छे से बताया जाता है। अब समझो अगर किसी हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर ने, जिसको हम लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने समझो किसी के नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट सर्जरी किया। ओके, सो सर्जरी करने के बाद कैसे वो पेशेंट को धीरे धीरे मूवमेंट करना है, कैसे कसरत करना है, कैसे अलग अलग मशीन की मदद से उसको सेक लेना चाहिए। गरम गरम सेक दिया जाता है, कभी कभी हल्का हल्का वाइब्रेशंस दिए जाते हैं, करंट दिए जाते हैं, जिससे मसल्स, नर्व्स, न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं। पैरालिसिस का पेशेंट है, लकवा मार गया, पूरा बॉडी एकदम पैरालाइज हो गया है, तो उसको कैसे उकसाने का है ताकि मूवमेंट्स वापस आए और नर्वस सिस्टम का डैमेज और ज्यादा ना हो। ये सारी जिम्मेदारी होती है फिजियोथेरेपिस्ट की। स्पोर्ट्स में अगर चले गए फिजियोथेरेपिस्ट तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में कमाल कर सकते हैं। हम सब देखते हैं कि स्पोर्ट्स में अगर मोच आ गई तो एक डॉक्टर पेटी लेके आता है, स्प्रे मारता है, पैर थोड़ा मोड़ता है, सब ठीक कर देता है। ये सब नॉलेज फिजियोथेरेपी का होता है। बहुत कमाल का साइंस है बच्चों, बहुत ही कमाल का साइंस है अपने आप में। जिम में कौन सा मसल्स कैसे मूव करना है, मैं ऐसे ऐसे डंबल्स को पिकअप करूं कि ऐसे ऐसे पिकअप करूं, ओके, कि ऐसे ऐसे करूं, तो शोल्डर, चेस्ट, बैक मसल्स के लिए क्या मूवमेंट है, वो सबको भी सर्टिफाई करने वाले और ट्रेन करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि इनको सबसे बेस्ट आइडिया होता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का और रेंज ऑफ मूवमेंट का। दैट इज फिजियोथेरेपी। अब बात यह है कि फिजियोथेरेपी एक तरह का है ना, ये डॉक्टरी का कोर्स नहीं है, इसमें BSc की डिग्री दी जाती है, फिर भी नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। ओके, अब इसमें सबसे बेस्ट स्कोप होता है ऑर्थोपेडिक और न्यूरो। इनको हमेशा हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर या तो फिर ब्रेन के जो विशेषज्ञ डॉक्टर रहते हैं ना, उनके साथ हमेशा एसोसिएटेड रहना पड़ता है, क्योंकि हड्डी का विशेषज्ञ डॉक्टर जिसको जिसको ऑपरेट करेगा, ऑपरेशन के बाद कसरत कराने का काम फिजियोथेरेपिस्ट का है। पैरालिसिस के पेशेंट को ट्रीट करेगा न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन ऑपरेट करेगा, उसके बाद उसको कसरत कराने का काम फिजियोथेरेपिस्ट का है। सो फिजियोथेरेपी भी अपने आप में बहुत कमाल का कोर्स है। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कोर्स है BOTH, 4.5 साल का कोर्स है।
फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी। अभी समझो फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, फिर उसका लेट से दोनों पैर कट गए, या तो किसी इंडस्ट्री में किसी का एक हाथ कट गया, अब कैसे वो एक हाथ की मदद से अपनी जिंदगी को जारी रखेगा, कैसे वो एक हाथ की मदद से जो भी ऑक्यूपेशन, जो भी अब व्यवसाय है वो कर पाएगा, कैसे वो माइंड वाइज मेंटल ट्रॉमा से बाहर आएगा। सो उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने का, उसको ये बताने का कि अब इस हालात के साथ आप हार मत मानो, अभी भी आप जिंदगी जी सकते हो, अपने काम को जारी रख सकते हो। सो ये सब उसको काउंसिल करने का और उस पूरे सिचुएशन से बाहर निकाल के उसको नॉर्मल रूटीन में ढाल देने का काम होता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का। ये भी बहुत कमाल के लोग होते हैं अपनी तरीके से। आगे नेक्स्ट एक बनता है BASLP, 4 साल का कोर्स है। हमने देखा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, बहुत सारे बच्चे तोतलाते बात चलते हैं। अक्सर लोग तोतला के बात करते हैं ना, मेला बाबू ने थाना थाया ओके, एनीवे जोक्स अपार्ट। सो जो लोग तोतला के बात करते हैं, हकला के बात करते हैं, ओके, अब इनको कैसे काउंसिल करना है, इनको कैसे ट्रेनिंग देना है, ओके, फिर गूंगे लोगों की जो भाषा होती है, राइट, इनको कैसे ट्रेन करना है, ये सब काम होता है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी। ऑडियोलॉजी यानी सुनने से संबंधित, स्पीच यानी भाषा, एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, पैथोलॉजी यानी बीमारी, ओके। फिर कान की तरह तरह की मशीनें बनाना ताकि इनको कौन सी मशीन सूट करेगी वो सब ये लोग संभालते हैं। दैट इज बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। इसका सबसे बेस्ट कॉलेज फॉर मुंबई स्टूडेंट्स, इसका सबसे बेस्ट कॉलेज है अली अवर जंग कॉलेज बैंड्रा, ओके। नेक्स्ट फिर एक होता है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। अब समझो फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट में किसी का एक पैर कट गया, ओके, अब उसको नकली पैर लगा के देना, या तो समझो हमारे दादाजी का है ना, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन किया, बोला घुटना बदलना पड़ेगा, तो हमने बोला दूसरा घुटना कहां से लाएगा। ही इज लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल नी जॉइंट्स हैं। सो ये आर्टिफिशियल नी जॉइंट्स, आर्टिफिशियल हैंड्स, आर्टिफिशियल लेग्स, ये नकली हाथ, नकली पैर, ओके, नकली आंख तक आती है, प्रोस्थेटिक आईज, ओके, आप गूगल करो देखो क्या कमाल का दिखता है ये सब। सो ये सब बनाना, ओके, और पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाना, नकली हाथ लगा दो, नकली पैर लगा दो, एक जानवर का पैर कट गया तो उसको नकली पैर, हाथी को एक नकली पैर लगाया जाएगा ताकि वो चल पाएगा, ओके, जानवरों में भी इंसानों में भी, ओके। दैट इज बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, 4.5 साल का कोर्स है। फिर आता है BSc नर्सिंग। अगर आप नर्स बनना चाहते हो तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हो 4 साल के लिए, या तो आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो नर्सिंग में, या तो सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेस आते हैं 6 महीने के, 1 साल के, बट इतना मजा नहीं है। आप करना है तो BSc नर्सिंग करो, प्रॉपर है, स्पेसिफिक है, डिटेल्ड है, ओके। अब नर्स भी, नर्स का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ लड़की ही नर्स होती है, हमारे देश में ये गलत है, एक लड़का भी नर्स बन सकता है, ओके। और नर्स का मेन मीनिंग इज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट इन एब्सेंस ऑफ द डॉक्टर। नर्सिंग करके आप बेसिक प्रोसीजर सीख के ICU के नर्स बन जाओ, हॉस्पिटल के हेड नर्स बन जाओ, ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल से तो कमाई आएगी ही। फिर बिल्डिंग में अगर किसी को कोई छोटी मोटी तकलीफ है तो आप उसको इंजेक्शन दे सकते हो, आप तरह तरह के ट्यूब पास कर सकते हो, ट्यूब निकाल सकते हो, ड्रेसिंग कर सकते हो, तो आपका प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी रहता है। सो नर्सिंग भी अपने आप में काफी अच्छा कोर्स है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे BSc के कोर्सेस है 3 से 4 साल के। आपको अगर मिल्क में इंटरेस्ट है तो आप BSc इन डेयरी कर सकते हो, मछली में इंटरेस्ट है तो BSc इन फिशरीज कर सकते हो, सिल्क वर्म, सिल्क के कपड़े में इंटरेस्ट है तो सेरिकल्चर में कर सकते हो, एंड द बैकबोन ऑफ इंडिया BSc इन एग्रीकल्चर भी कर सकते हो आप। या तो आप चाहो तो आप B.Tech कर सकते हो फूड साइंसेस में, या तो फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो। खाने को चखने का, क्वालिटी देखने का। अचानक एक टाइम ऐसा था कि मैगी मार्केट से चली गई थी। सो ये जो फूड इंस्पेक्टर ये सब होते हैं ना, हेल्थ इंस्पेक्टर होते हैं, ये इस बात पे पूरी निगरानी रखते हैं कि कौन सा क्वालिटी प्रोडक्ट है और कौन सा शरीर के लिए हानिकारक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट फिर आप बहुत सारे टेक्नीशियन का कोर्सेज कर सकते हो। अब जब भी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में समझो हम लोग छाती का एक्सरे निकाल रहे हैं, सो वो जो लड़का वहां पे खड़ा रहता है जो आपको बोलता है हाँ यूं खड़े रहो, चिन रखो यहाँ पे, ऐसा लंबा सांस लो, सांस रोक लो, फिर वो एक्सरे क्लिक करता है। सो ये कोई डॉक्टर नहीं होता है, ना ही ये नर्स होता है, ये होता है टेक्नीशियन। अब अगर आपको एक्सरे में काम करना है तो आप एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हो, ऑपरेशन थिएटर में काम करना है तो आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हो। ऑपरेशन थिएटर में जो 5 जन मिलकर ऑपरेट करते हैं ना, उसमें से एक मेन सर्जन होता है, एक बेहोश करने वाला डॉक्टर होता है, एक नर्स होगी और बाकी ऑपरेशन
टेक्नीशियन होते हैं, ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन, उनको सिखाया जाता है कब कौन सा कैंची देना है, कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट देना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट को किधर रखना है, पेशेंट का ट्रॉली जो है, पेशेंट को कैसे लेटाना है, ट्रॉली कैसे पूरा का पूरा अरेंज करना है, ये पूरा उनको सिखाया जाता है। दैट इज ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। लेबोरेटरी में काम करना चाहते हो तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स करके आप अपना खुद का लेबोरेटरी खोल लो। फिर एक होता है परफ्यूजन टेक्नीशियन। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, सर ये कार्डियोलॉजी में जो टेक्नीशियन कोर्स होता है ये कैसा होता है? अब जो बड़े बड़े हार्ट के सर्जरी होते हैं, ओके, सो कैसे वो पेशेंट के हार्ट को मशीन से कनेक्ट करना है और मशीन को वापस से हार्ट से कनेक्ट करना है ताकि सर्जरी के दौरान पेशेंट को कोई तकलीफ ना आए। एक्मो करके एक मशीन आता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ओके, बट परफ्यूजन टेक्नीशियन क्या करता है ना, ये कार्डियोलॉजिस्ट जो ऑपरेशन करते हैं उनके साथ ही काम करते हैं और उनको हेल्प करते हैं मशीन को कंट्रोल करने में, ओके। फिर एक होता है डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस करने जाते हो तो वहां पे जो नर्स या फिर जो आदमी होता है ना, जो पूरा डायलिसिस करवा के देता है, वो डॉक्टर नहीं होता है, वो एक टेक्नीशियन होता है, दैट इज डायलिसिस टेक्नीशियन। फिर एक होता है मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नीशियन। अगर आपको किसी भी तरह का हॉस्पिटल का काम नहीं करना है, आपको काउंटर पे बैठ के सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, कितना पेशेंट आया, कितना गया, कितना ग्लव्स यूज हुआ, कितना कैप मास्क है, ये सब, तो आप कर सकते हो ये कोर्स, दैट इज मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नीशियन। और यू कैन बिकम हेल्थ इंस्पेक्टर। सारे टेक्नीशियन कोर्स करने के लिए आपको 2 से 3 साल लगेंगे। उसका फीस 15,000 रुपया होता है 1 साल का। कुछ कुछ जगह उससे ज्यादा फीस भी हो सकता है। अब बात यह है यार अवस्थी सर, आपने इतने सारे कोर्सेज बता दिए, अब मैं कैसे चूज करूं, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला चॉइस होना चाहिए एमबीबीएस, सेकंड चॉइस बीडीएस, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, जैसे तुझे जमे। तीसरा अगर कुछ नहीं भी होता ना तो फिर भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आप ये सब सेक्शन में काम कर सकते हो। सो आपको चूज करना है 4 पॉइंट्स के आधार पे। एक, आपको नीट में मार्क्स कितना आया। दूसरा, आपको जो कॉलेज मिल रहा है ना, कॉलेज की फीस कितना है, वो फीस आपको परवड़ती है कि नहीं परवड़ रही है। अगर नहीं परवड़ रही है, वापस से रिपीट करो, वापस से नेक्स्ट ईयर ट्राई करो। या तो रिपीट नहीं करना है ना तो दूसरा कोर्स ले लो जिसका फीस कम हो। फिर कॉलेज कितना दूरी पर है, और लास्ट आपको इंटरेस्ट है कि नहीं उस फील्ड में। अगर आपको डेंटिस्ट मिल रहा है और आपको डेंटिस्ट नहीं बनना है तो मत लो वो फील्ड, इससे बेटर आप आयुर्वेदा या होम्योपैथी में चले जाओ। सो आपके मार्क्स, आपके कॉलेज की फीस, कॉलेज कितना दूरी पर है और आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको फील्ड चूज करना होगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो ना तो मार्क्स आ जान दो एक बार, उसके बाद यू हैव टू फॉलो मी। सो यू हैव टू फॉलो योयो बायो। मैं आपको फेसबुक पे भी मिलूंगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगा और टेलीग्राम पे भी मिलूंगा। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप वो क्वेश्चन मुझे मैसेज कर सकते हो। जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे फिजिकली मिलते हैं वो सामने से आके मिल सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब इसमें से जो जो टेक्नीशियन कोर्सेज हैं, ओके, और इन जनरल कोर्सेज है, उससे रिलेटेड और अगर गाइडेंस होगा तो मैं और भी लेक्चर्स बनाऊंगा, ओके। आपको और भी क्वेश्चन रहेगा तो मैं और भी लेक्चर्स बनाऊंगा इसके। अब बहुत सारे एमबीबीएस कोर्सेज होते हैं जो ओवरसीज होते हैं, फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं, वो भी किया जा सकता है, बट वहां करने के बाद यहां आके आपको वापस एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तो ही आप यहां प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। सो अगर आपको आउट ऑफ इंडिया भी एमबीबीएस करना है, या तो इंडिया में कहीं एमबीबीएस करना है, आयुर्वेदा करना है, होम्योपैथी करना है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, या तो आपसे अगर कोई फील्ड नहीं हो रहा है, आप ये जान लियो सर मैं सीधा साधा स्टूडेंट हूं, मेरे से एमबीबीएस नहीं होता, बहुत भारी पढ़ाई है, बट मेरे को इसमें से कोई कोर्स करना है, तो कर सकते हो आप, चिंता मत करो। आप मेडिकल के किसी भी फील्ड में जाओ, सब फील्ड एक परिवार की तरह है। परिवार में हर सदस्य का अपना अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ओके। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, नहीं, किसी अकेले के दम पे नहीं होता है, ये पूरी टीम होती है। ये सारे प्रोफेशन साथ में मिलकर काम करते हैं, तब जाके लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का हेल्थ बना रहता है। सो इसीलिए आप अपने नॉलेज, अपने मेहनत के हिसाब से आप किसी भी फील्ड में आ सकते हो। मेडिकल फील्ड में इतने सारे चॉइसेस है, ओके। जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सामने से रोज मिलते हैं, आपका रिजल्ट आ जाए तो आप मुझसे आकर मिलो, आपके मार्क्स के हिसाब से आपके आधे से ज्यादा फील्ड में है ना एडमिशंस मैं करवा दूंगा, क्योंकि कहां कैसे क्या कब करना है ना वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। फिलहाल ये एक्सपोजर मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काम आया होगा। इफ दिस एंटायर सेशन इन माय हार्ड वर्क आई हैव बिकम ब्रेथलेस, सांसें फूल रही हैं, पर फिर भी मैं चाहता था कि ये प्रॉपर्ली आपको समझाया जाए। एक एक फील्ड मैंने बोर्ड पे लिखा है, ओके। इसमें बड़ी मेहनत गई है, बट मैं चाहता हूं कि ये मेहनत रंग लाएगी, आपका करियर बन जाएगा बेटा, और आप भी डॉक्टर बनोगे, ठीक है। सो अगर इससे आपको बेनिफिट मिला है तो ये आप अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक पोस्ट करिए कि आपको ये सेशन और ये गाइडेंस कैसा लगा।
और भूलिएगा नहीं, मन लगा के पढ़ते रहो. कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग. आई विल बी कमिंग बैक विथ मोर अपडेट्स ऑन दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट माई मंत्र. मैं सभी को बायोलॉजी बड़े दिल से पढ़ाता हूं, इसलिए मैं हमेशा ये कहते रहता हूं, यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. नमस्ते बच्चों.